नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आगरा से। करणी सेना की बड़ी खबर आपको बताएंगे। आज करणी सेना ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। करणी सेना के लोगों ने आज रामजीलाल सुमन के बयान पर उग्र प्रदर्शन किया। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले बयान का विरोध किया। हाथों में तलवारें, डंडे लेकर प्रदर्शन किया गया है और इन प्रदर्शनकारियों ने एक्सप्रेस वे को भी जाम कर दिया। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आगरा से, जहां पर करणी सेना के उग्र प्रदर्शन के बाद वहां पर स्थितियां तनावपूर्ण रहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान के खिलाफ जो विरोध के सुर हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। लगातार करणी सेना, क्षत्रिय महासभा प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आज उसी कड़ी में करणी सेना के लोग आगरा में उग्र प्रदर्शन करते नजर आए। हाथों में तलवारें लिए, डंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को भी आज घेर लिया। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले बयान का जमकर विरोध हो रहा है। आगरा में करणी सेना का ये उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। इन प्रदर्शनकारियों ने एक्सप्रेस वे को भी जाम कर दिया। पुलिस के भी पसीने छूट गए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामलाल जी सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी कल अलीगढ़ में विरोध का सामना करना पड़ा। ये बड़ी खबर है। करणी सेना व क्षत्रिय समाज के द्वारा 12 तारीख को एक ऐलान किया गया था, जिसमें रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन था और आयोजन में 5 बजे एक ऐलान ऐसा भी था कि कूच करने की व्यवस्था की जाएगी। और ऐसे में आगरा पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। कार्यक्रम से 1 किलोमीटर बाद जो है ये पूरा भारी पुलिस फोर्स लगाया हुआ है। जो आवाजाही करने वाले लोग हैं उनको दूसरे रूट से डाइवर्ट किया जा रहा है और ऐसे में सीधे तौर पर अनाउंसमेंट करते हुए तमाम जो करणी सेना के लोग हैं उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और ऐसे में तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक एसीपी और डीसीपी ट्रैफिक लगातार यहाँ काम करते आ रहे हैं। महिला पुलिस कर्मियों की भी संख्या यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में स्वयं अधिकारी जो है अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि सीधे तौर पर यहाँ पर भी किस प्रकार की कोई भी समस्या पैदा ना हो। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5 बजे के बाद करणी सेना ने रामलीला सुमन के आवास पर जाने के लिए यानी कि कूच करने का भी ऐलान किया था। ऐसे में पुलिस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इंडिया न्यूज के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। और हमारे सहयोगी संजय इसी खबर पर सीधे आगरा से जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अभी ये प्रदर्शन खत्म हो गए? क्या जानकारी रही आज दिन भर वहां? जिस प्रकार से प्रदर्शन खत्म हुआ तो कहीं ना कहीं भीड़ वहां जाने लगी, तो अलग अलग रूट्स से भीड़ जा रही थी, तो हाईवे को जाम कर दिया गया, कि एनएच को भी जाम किया गया। पुलिस फोर्स वहां तैनात है, उनको हटाने का प्रयास लगातार कर रही। साथ ही आपको बता दें, रामजीलाल सुमन के निवास को कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील कर दिया है। अभी रामजीलाल सुमन से हमारी बात हुई माफी मांगने को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो राज्यसभा की कार्रवाई थी उससे जो अंश थे उसको हटा दिया गया है, तो उसको बेवजह टूल ना दिया गया। साथ ही जिस प्रकार से करणी सेना ने वहां तलवारें और डंडे लहराए, उसको लेकर प्रशासन को देखना चाहिए। बशर्ते जो अनुमति दी गई थी उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है, तो राजेंद्र सुमन के घर को भी कहीं ना कहीं पुलिस ने छावनी बना दिया है। पुलिस ने व्यवस्था को कहीं ना कहीं चाक चौबंद रखा था। 2 दिन से ये दस्तकसी और तैयारी पुलिस की चल रही थी। जिस प्रकार से ट्रिपल लेयर सुरक्षा के बीच कहीं ना कहीं पुलिस ने शहर को तय कर दिया था। साथ ही 24 पॉइंट ऐसे बनाए गए थे जहां पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। राजेंद्र सुमन के घर के आसपास का जो रोड था उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया, बैरिकेटिंग लगा दी गई, सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए। साथ ही जो करणी सेना का जो प्रदर्शन का है या सम्मेलन का है, वहाँ 4 जो ड्रोन कैमरे थे उनसे भी निगरानी की गई थी वहाँ। और अभी क्या स्थितियां हैं? क्या इस प्रदर्शन के बाद किसी भी तरीके की कोई पुलिसिया कार्रवाई भी हुई है? सड़कें जाम थी, एक्सप्रेसवे लोगों ने ब्लॉक कर दिए, घर पे ये लोग प्रदर्शन करना चाहते थे रामलाल जी सुमन के। क्या पुलिस एक्टिव किस तरीके की दिखी? और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो रूट डाइवर्जन पुलिस ने किया था, तो वहाँ जो कुछ रूट थे उस रूट पर कहीं ना कहीं करणी सेना के लोगों ने, जैसा एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो उसको जाम कर दिया। कुछ एमजी रोड पर तो नहीं कह सकते, लेकिन साथ ही आपको बता दें जो हाईवे था, हाईवे को जाम कर दिया, तो पुलिस वहां से उनको हटा रही है। इस प्रकार से रूट डाइवर्जन किया गया था। जो एक ईंट थी
सत्य सभा के लोग थे, केंद्रीय सभा के लोग थे, जो कार्यक्रम खत्म होने के बाद वहां से उनको आगे बढ़ाया जा रहा था। अगर रूट से भेजा जा रहा था तो रूट कहीं ना कहीं कुछ जाम किए गए हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, सतर्क है और 24 पॉइंट बनाकर इस पूरी व्यवस्था को तय किया गया था। रूट डाइवर्जन भी उस पर रखा गया था और कहीं ना कहीं डीसीपी स्तर के अधिकारी वहां मॉनिटर करते देख रहे थे। साथ ही आपको बता दें एडिशनल सीपी स्वयं वहां पर लगातार, पुलिस कप्तान भी है या पुलिस कमिश्नर है, वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर लगातार फोर्स तैनात है। साथ ही जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय था वहां भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया, मजबूत कर दिया गया था। रामचंद्र सुमन के जो घर है उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल एक कहें तो किले के रूप में तब्दील कर दिया गया, फोर्स तैनात कर दिया गया और साथ ही फोटो ने चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया। ठीक है संजय, आप नजर बना रखिए, खबर में जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। आगरा से रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर आज अंबेडकर की मूर्ति हटाने को लेकर बड़ा विवाद है। पूरे के पूरा गांव लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आया। अंबेडकर की मूर्ति पर यह पूरा बवाल मचा है। ग्रामीण और पुलिस आपस में भिड़ते नजर आए। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर यह प्रतिमा लगा दी गई और मूर्ति हटाने जब पुलिस पहुंची तो फिर पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प हो गई। लाठी डंडों के साथ ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। वर्षा हमारे साथ हमारी सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गई। वर्षा, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि पुलिस फोर्स की तरफ से लगाए गए चीजें, जो कहा जा रहा था कि अंबेडकर की जो मूर्ति है वो लेकर पुलिस फोर्स जा रही थी। गांव पूरी तरीके से सेंसिटिव जोन बन चुका है। पूरे गांव में चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। गांव का ऐसा मोड हो गया है कि वहां पर लोग कह रहे हैं कि जान चली जाएगी लेकिन अंबेडकर की मूर्ति टूटने नहीं देंगे। और जिस तरीके से पुलिस फोर्स चारों तरफ लगाई गई है वो पूरे छावनी में तब्दील कर दी गई है पूरे गांव को। और गांव के लोग अभी भी लगातार कह रहे हैं कि पुलिस फोर्स जब आई तो उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, ईंटें पत्थर मारे, लाठी डंडों से मारा गया। तो मतलब हर तरीके से अंबेडकर की मूर्ति हटाने के लिए पुलिस फोर्स की तरफ से जबरदस्ती की गई। महिलाओं से लेकर पुरुष तक, पूरी तरीके से बच्चे भी वहां पर जमीन पर उतर चुके हैं और विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं पुलिस की तरफ से। और अभी विधायक वहां के योगेश पहुंच चुके हैं, उन्होंने लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी है। डीसीपी पहुंच चुके हैं, वो भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मना रहे हैं कि आखिर जो गांव में माहौल हुआ है वो कम हो सके और जिस तरीके का दंगा देखने को मिल रहा था वो चीजें कम हो सके। और चूंकि मामला लखनऊ का ही है वर्षा, लिहाजा ये मामला निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में होगा। किस तरीके से चीजें वहां से टैकल की जा रही हैं, क्या खबरें? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का मामला रहा है और अभी भी चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी संज्ञान लिया गया, तभी वहां के जो लोकल विधायक हैं वो वहां पहुंचे हैं और गांव वालों से बातचीत कर रहे हैं, गांव वालों को मना रहे हैं। और पुलिस फोर्स अभी भी पूरे गांव में तैनात है, एकदम छावनी का रूप ले चुका है और छावनी के साथ साथ गाँव वाले मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकारी जमीन पर तो है ये मूर्ति, लेकिन अगर आप इस मूर्ति को हटाएंगे तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस मूर्ति को हटने नहीं देंगे। मूर्ति को हटाने को लेकर एक तरफ जहां पुलिस फोर्स तैनात है तो दूसरी तरफ गांव वाले लाठी डंडे के साथ तैयार हैं कि कोई भी आता है तो उसको जरूर मारा जाएगा और इस गांव से निकाला जाएगा। लेकिन एक चीज और देखी जा रही है इस पूरे मामले में, एक चीज समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ जातिवाद का भी इशू चल रहा है उस गाँव में, जिसकी वजह से विरोध तो हो रहा है लेकिन गाँव वालों की तरफ से कहना है कि विरोध करने वाला सामने नहीं आ रहा है। गाँव के प्रधान को बैठा लिया गया है, गांव का प्रधान नहीं आया, ना गांव का प्रतिनिधि वहां पहुंच पा रहा है। अगर गांव के प्रधान और प्रतिनिधि वहां पहुंचेंगे तो हम बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। बैरिकेडिंग जरूर लगाएंगे लेकिन मूर्ति यहां से नहीं हटने देंगे। ठीक है, आप नजर बना रखिए वर्षा, खबर पर आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर मेरठ से आपको बताएंगे। बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड के मामले में नया खुलासा हुआ है और यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। जेल में बंद मुस्कान प्रेग्नेंट बताई जा रही है। खबरें ये भी हैं कि सौरभ के मर्डर से पहले ही मुस्कान प्रेग्नेंट थी। तो ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। चौधरी चरण सिंह जेल में बंद है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि मेरठ का चौधरी चरण सिंह
जेल है और इसमें मुस्कान साहिल जो है पिछले 20 दिनों से बंद है और कल जो है मुस्कान को जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पर उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया था। इसमें मुस्कान 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है और जेल से जो उसको अस्पताल ले जाया गया था, काफी पुलिस सुरक्षा के बीच वो रही है और लगभग जेल से 2 घंटे से अधिक का समय उसने बाहर बिताया। उसके बाद डॉक्टरों द्वारा सलाह दी गई है कि मुस्कान के लिए कुछ टॉनिक और कुछ दवाई लिखी गई है, जिसमें मुस्कान उनको समय समय का ध्यान रखते हुए दवाइयों को ले और इसके बाद यानी कि 2 घंटे बाद जो पुलिस लेके उसे जिला कारागार में पहुंची है और उसके बाद उसको उसके बैरिक में भेज दिया गया है। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। साथ हमारे सहयोगी पंकज सीधे मेरठ से जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या जानकारियां दी जा रही हैं इस मामले में, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, बता दूं कि 4 दिन पहले जो डॉक्टरों की टीम है वो जेल पहुंची थी और जो जेल में पहुंचने के बाद जो है उन्होंने मुस्कान का जो प्राइमरी जो है टेस्ट किया था, जिसमें मुस्कान जो है प्रेग्नेंट आई थी। उसके बाद उन्होंने एक टेस्ट लिखा था जिसमें उनके अल्ट्रासाउंड की बात कही गई थी। जो मुस्कान है वो कितने दिन की प्रेग्नेंट है उसको लेकर आज जो है पुलिस की टीम जो है जिला मेडिकल पहुंची थी, जहां जो मुस्कान का जो है अल्ट्रासाउंड किया गया था और अल्ट्रासाउंड किए जाने के बाद जो मुस्कान है 6 हफ्ते की उसमें प्रेग्नेंट जो है मिली है, यानी कि 1.5 महीने की वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो मुस्कान है उसका जो होने वाला बच्चा है उसका पिता या सौरभ होगा या साहिल होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं अब डॉक्टरों ने जो है मुस्कान के लिए कुछ टॉनिक लिखे है, कुछ दवाइयां लिखी है और समय पर उसको जो है लेने की सलाह मुस्कान को दी गई है, क्योंकि जो मुस्कान है वो लगातार शराब पीती थी, लगातार सूखा नशा करती थी, लगातार जो उनका इलाज जेल में जाने के बाद जो नशा मुक्ति केंद्र है जेल में उनका इलाज चल रहा था और जब ही से जो है मुस्कान में खून की कमी थी, तो इस चीज को लेकर उसके लिए दवाइयां लिखी गई है और डॉक्टरों द्वारा सलाह दी गई है कि वो समय से लेती रहे। जी पंकज, चूंकि सौरभ के परिवार की तरफ से भी ये बात आई थी कि अगर मुस्कान के पेट में पलने वाला बच्चा सौरभ का है तो वो परिवार उसे अडॉप्ट करने को तैयार था। इस बाबत अभी क्या कुछ डॉक्टर बता पा रहे हैं? कब तक डीएनए टेस्ट हो पाएगा, कैसे पुष्टि हो पाएगी? बिल्कुल, इस बात का जब पता चला कि सौरभ के परिवार को पता चला कि मुस्कान प्रेग्नेंट है, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया कि जो बच्चा है उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर वो बच्चा सौरभ का है तो हम उसे पालने के लिए तैयार है, अगर वो सौरभ का बच्चा नहीं है तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। उसने उसके भाई का, जो सौरभ के भाई है बबलू, उन्होंने साफ बात, एक बड़ा बयान उन्होंने जरूर दिया था। उन्होंने कहा कि ये बच्चा ना ही सौरभ का है ना ही साहिल का है, ये बच्चा तीसरा किसी और का भी हो सकता है। तो इस चीज को लेकर बड़ा बयान जब उसके भाई के द्वारा दिया, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि चाहे सौरभ की बच्ची हो उसको पालने के लिए भी मैं तैयार हूँ और जो आने वाला जो बच्चा है अगर इसके डीएनए में सौरभ का डीएनए मैच खाता है तो इसको मैं पालने के लिए तैयार हूँ, इसको मैं अपने पास रखूंगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप नजर बना रखिए खबर पर, जो भी अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर फर्रुखाबाद से आपको बताएंगे, जहां पर एक 5 साल की बच्ची ने यूट्यूब पर खबर देखने के बाद 100 नंबर पे फोन कर दिया, 112 नंबर पे फोन कर दिया और पुलिस को ये बताया कि एक महिला की टुकड़े कर दिए गए हैं, उसे मार दिया गया है। 15 टुकड़े करके उसे ड्रम में सीज कर दिया गया है। ये सूचना एक बच्ची ने 112 नंबर पे दी। शिकायत के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस फौरन लोकेशन पर पहुंची तो मालूम ये पड़ा कि कक्षा 5 की छात्रा ने यूट्यूब पर मेरठ की वो खबर देखी, सौरभ की हत्या की वो खबर देखी और उसके बाद उसने पुलिस को फोन कर दिया। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के पिता को हिरासत में ले लिया है। कमालगंज थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव का ये मामला है। और मैं बाजार चले गए तो मैं मेरे पति पूछे बैंक में पैसा निकालने के लिए, तो हमने वहाँ सौदा लेके मेरा मोबाइल खरीद के था, उनका वाला हम साथ ले गए जब मैं उनके वाले मैंने रिचार्ज कराया। 5 बजे हम सौदा लेके हम घर पे आए, घर पे गाड़ी खड़ी करके अपना उनको वाला पति वाला मोबाइल चार्जिंग लगा के और मैं गेहूँ काटने चली गई है। तो हमें 5 पूरे गेहूँ काट पाए, तब से 2 होगा तो आप पहुँच गए वहाँ पे। मैंने कहा तुमका घर कहाँ पे है, तो मेरे बच्ची घर के गई खेत में मम्मी, उन्होंने कहा कोई आया है। तो मैं घर पे गए तो कहा कि आपके घर से कॉल गया है, कितने ड्रम काट को भर दिया है साहब। हमेशा हम तो घर पे थे ना। इसी खबर पर फर्रुखाबाद से सीधे जुड़ गए हैं अमोद, क्या जानकारी है? अजी बताना चाहेंगे कि थाना कमालगंज क्षेत्र का मामला है, जहां याकूतगंज के मजरा पकरा में एक बच्ची के द्वारा डायल 112 पर फोन किया जाता है और बताया जाता है कि महिला के 15 टुकड़े करके ड्रम में भर दिए गए हैं। इस पर
एक हड़कंप मच गया और डायल 112 पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जब जो कॉलर के नंबर पर कॉल की गई तो फोन स्विच ऑफ आया। इसके बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर और पड़ताल करने के बाद कॉलर के घर पहुंचे तो जानकारी मिली कि जो बच्ची है वो कक्षा 5 की छात्रा है, उसके द्वारा नंबर डायल किया गया था और उसके बाद जो पुलिस ने पड़ताल की है और पिता को हिरासत में लिया, पूछताछ की गई है। मामले पर अब से कुछ देर पहले थाना अध्यक्ष कमालगंज और अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद जो बच्ची के पिता है उन्हें छोड़ दिया गया और उन्हें हिदायत दी गई है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल न पहुंचे। वही बच्ची का कहना है कि उसे स्कूल में डायल 112 के बारे में बताया गया था, साथ ही उसने खबर भी देखी थी, उसी को लेकर यह जो नंबर डायल कर दिया गया और उसके बाद जैसे ही जानकारी हुई कि पुलिस आ जाएगी तो फोन को स्विच ऑफ कर दिया। तो कहीं न कहीं जो गार्जियंस हैं उनकी लापरवाही का नतीजा रहा कि बच्ची के हाथ में फोन पहुंचा और डायल 112 पुलिस को दौड़ लगानी पड़ी। तो पुलिस ने भी जो गार्जियंस हैं, जो बच्ची के पिता और परिवार वाले, उन्हें सख्त हिदायत दी है कि जो मोबाइल है वो बच्चों की पहुंच से दूर रखें और इस तरह की कॉल ना हो और उसके बाद उसके पिता को छोड़ दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए मोहम्मद। अगली खबर आजमगढ़ से आपको बताएंगे, जहां अंबेडकर जयंती के मौके पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, ऐसा मामला प्रकाश में आया है। अराजक तत्वों ने बाबा साहेब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। अराजक तत्वों ने गांव में लगी अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने के बाद गांव में आक्रोश है। तनाव को देखते हुए गांव में कई थानों की फोर्स लगा दी गई है। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर प्रतिमा को दुरुस्त करा दिया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आजमगढ़ में अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया अराजक तत्वों ने और इस पूरे मामले में पुलिस को कई थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंचना पड़ा, जहां पर अराजक तत्वों ने बाबा साहेब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। अराजक तत्वों ने गांव में लगी अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया था, क्षतिग्रस्त कर दिया था। रौनापार अंतर्गत गांव रसूलपुर नंदलाल से आज सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि किसी असामाजिक व्यक्ति द्वारा वहां पर अंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस सूचना पर थाना रौनापार की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर जमा व्यक्तियों को समझा बुझाकर नई प्रतिमा लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शांति व्यवस्था कायम है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आजमगढ़ का रुख करेंगे। अतुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी है पूरे मामले में? जी, जैसा कि बता दें कि बीती रात अंबेडकर मूर्ति आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया था। सुबह जब ग्रामीणों ने देखा तो ग्रामीणों का हुजूम इकट्ठा हो गया और विरोध प्रदर्शन करने लगे, आक्रोश देखा गया। कई थानों की फोर्स, जब पुलिस को सूचना मिली तो कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया और आनन फानन में लगभग 10:30 बजे तक जो है अंबेडकर मूर्ति को पुनः स्थापित करा दिया गया। ग्रामीणों की सूचना पर कुछ लोगों के ऊपर मुकदमे कायम कर लिए गए हैं और पुलिस तफ्तीश कर रही है और जो भी जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक है अतुल, आप नजर बना रखिए, आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे। अगली खबर नोएडा से आपको बताएंगे, जहां पर नोएडा विकास प्राधिकरण का एक बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। यहां पर 16,000 के बिल को 1,16,000 बनाकर उसका पैसा विड्रॉ कर लिया। मामला संज्ञान में आने के बाद सबके हाथ पांव फूल गए। भ्रष्टाचार की कितनी यहां पर खपत है ये पता चलता है। कर्मचारियों ने फर्जी बिल लगाकर घोटाला किया है। पत्नी के इलाज के नाम पर ये फर्जी बिल बनाया। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ तक ये मामला पहुंचा है। संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। महेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी नोएडा से सीधे जुड़ गए। महेंद्र, क्या जानकारी है पूरे मामले में? प्राधिकरण की बात करें तो लगातार इनके आरोप लगते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार में पूरा नोएडा प्राधिकरण डूबा हुआ है। मगर ऐसे में एक नया मामला सामने आया जो कि हैरान करने वाला है। दरअसल नोएडा प्राधिकरण के जितने कर्मचारी हैं उनके परिवार का अगर कोई सदस्य बीमार पड़ता है, एक समस्या आती है तो उसका इलाज जो है नोएडा प्राधिकरण के खर्चे पे होता। तो ऐसे में नोएडा प्राधिकरण में एक कर्मचारी था, उसकी बीवी की जब तबियत खराब हुई तो उसने
आया और जब वो डिस्चार्ज हुई तो 16,000 का जो बिल है वो 16,000 का बिल 1,16,000 में तब्दील हुई। ऐसे में जो कर्मचारी था उसने 3 अधिकारियों के साथ मिलकर उस 16,000 को बिल को 1,16,000 में तब्दील किया और फिर नोएडा प्राधिकरण में उसने अप्लाई किया और वो बिल पास भी हो गया। यानी कि कुल 1 लाख का घपला सामने आया और ये पहली बार नहीं है। ऐसे में कई बार देखा गया है कि 1 रुपए की चीज को 100 में नोएडा प्राधिकरण या तो खरीदता है या ऐसे बिल बनाता है। तो सोचिए ये पहला मामला जब सामने होगा जब आपस में तीनों की बनी नहीं होगी पैसे को लेकर या कह सकते हैं बंटवारे को लेकर। जब ये मामला सामने आया, जब नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ हैं लोकेशम, उनको ये बात पता चली, उन्होंने जांचें बैठाई, तमाम लोगों को इसमें शामिल किया। फिर इसमें 3 लोग जो शामिल थे जिन्होंने बिल को पास किया था, जिन्होंने पूरे बिल को डिक्लाइन नहीं किया और केवल खानापूर्ति करते समय 1,16,000 का बिल उन्होंने पास किया, उन तीनों के ऊपर कार्रवाई की गई है। मगर मैं आपको बता दूं ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी नोएडा प्राधिकरण के तमाम जो अफसर हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं इसी तरह के मामले करते रहते हैं। यानी कि जो डबल पैसा है वो निकालते रहते, चाहे वो टेंडर की बात करें या कमीशन की बात करें या किसी और मुद्दों की बात करें। लगातार जो नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी उन पे आरोप लगता है। मगर बड़ी हैरानी की बात है, सोचिए जो कर्मचारी के 16,000 का बिल बनता है उसने 1,16,000 कैसे बना दिया। तो उसमें साफ जाहिर सी बात है अकेले तो उसने कुछ किया नहीं होगा। तमाम जो अधिकारी हैं, जो बिल पास करते हैं, जो अकाउंटेंट्स हैं, जो तमाम मुनीम जो है वो सब लोग शामिल होंगे। फिलहाल इसमें 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई और आगे भविष्य में कोई ऐसी कार्य ना करे। इससे सीओ ने भी सख्त आदेश दिए कि अगर इस तरह की कोई भी गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। मगर ये सुप्रीम कोर्ट का भी आपका प्रयास होगा कि नोएडा को लेकर कि नोएडा प्राधिकरण के 8 कान मुझ से भ्रष्टाचार तपस्या है। तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि कैसे नोएडा प्राधिकरण के जो अफसर हैं, जो कर्मचारी हैं, चाहे वो छोटे कर्मचारी हो बड़े कर्मचारी, कैसे छोटे छोटे पैसे को बड़ा बिल अमाउंट बनाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है कि बिल होता है 16,000 का और ले लिया 1,16,000। ऐसी ही टेंडर में खेल करते हैं, ऐसी खरीद फरोख्त में खेल करते हैं, ऐसी तमाम प्रक्रिया में ये खरीद फरोख्त घोटाला करते हैं, जहां करोड़ों तक ये मामला पहुंच जाता है। चाहे जेई की बात करें, चाहे सुपरवाइजर की बात करें, चाहे ठेकेदार की बात करें, बिना नोएडा प्राधिकरण में पैसा दिया, बिना कमीशन दिया कोई काम नहीं होता। खैर ये मामला जब सामने आया तो हर कोई हैरान हो गया। मगर कुछ लोगों का कहना है कि देखिए लगातार ये मामले आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर ये 15-20 दिन ये लोग शांत बैठेंगे, उसके बाद लगातार इसी तरह का जो फर्जी बिल है वो बनाते रहेंगे। तो कह सकते हैं एक तरीके से सरकारी खजाने को लूटने का काम नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी, ठेकेदार और सुपरवाइजर मिलकर कर रहे हैं और इसमें एक छोटी सी कार्रवाई हमें आप देखने को मिली है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए महेंद्र। खबर पर आगे भी जो जानकारियां होंगी आपसे हम फिर जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही आज के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।